इनकम मेथड, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, या फिर फैक्टर पेमेंट्स मेथड? हेडिंग डालो प्लीज। एंड बेटर रहेगा कि आप लोग लैंडस्केप में बनाइएगा नोट्स को ऑफ द इनकम मेथड। इनकम मेथड, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, या फिर फैक्टर पेमेंट्स मेथड? लिखा आपने? इनकम मेथड में चार कंपोनेंट्स थे आपके पास में, ठीक है, क्योंकि अपन फैक्टर पेमेंट्स को ही कंसिडर कर रहे थे। चार चीजें थी: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और जो इन चारों कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा उनको अपन डाल देते एक नेक्स्ट कैटेगरी में, जो था कि मिक्स्ड इनकम। मतलब सारे फॉर्म ऑफ इनकम जो अपन देश में कमा रहे हैं उनको अपन ने इंक्लूड किया, और साथ में अपन ने क्या किया, जो इसमें नहीं फॉल कर रहा था, बाई चांस अगर कोई ऐसा टाइप का इनकम है जो इन चारों में फॉल नहीं कर रहा था, उसको अपन ने कहां पे डाला? मिक्स्ड इनकम में। तो ये पांच ही कंपोनेंट्स है जो अपन को ऐड करना है, जिससे अपने को सारे के सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है। अब ये चार कंपोनेंट फैक्टर पेमेंट्स कौन से होते हैं? पहला होता है लैंड। जिसके पास जमीन रहेगा, साइलेंट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है, जिसके पास लैंड रहेगा उसे क्या मिलेगा मुझे बताइए? रेंट एंड रॉयल्टी मिलेगा। जिसके पास भी लैंड रहता है उसको क्या मिलता है? रेंट एंड रॉयल्टी। अब रेंट जो आप कमाते हो, ठीक है, रेंटल इनकम जो होता है, एक तो होता है एक्चुअल रेंटल इनकम, कि भाई मेरे पास जमीन है और मैंने उसको भाड़े में डाला है और मैं उससे क्या कमा रहा हूं? रेंट कमा रहा हूं। क्या वो मेरा इनकम है? यस। तो वो कौन सा इनकम हो गया? रेंटल इनकम हो गया। दूसरा इनकम जो होता है वो होता है कि अगर देखो भाई, मैंने कोई जगह जो है ना उसको भाड़े में नहीं ली है, मैंने उसको परचेज कर लिया है। या आप लोग अपने घर पे रहते हो, वहां पे आप लोग रेंट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होता, बिकॉज दैट होम इज परचेज्ड। उसको अपन सेल्फ ऑक्यूपाइड भी बोलता है, कि अपन ने वो जमीन को खरीद लिया है या अपने ऑफिस को परचेज कर लिया है। क्या आपको वहां पे रेंट पे करने की रिक्वायरमेंट है? वहां आपको रेंट पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और क्योंकि मुझे रेंट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं रेंट बचा रहा हूं ना अपना। जो बाकी लोग, अगर किसी के पास जमीन नहीं है, किसी के पास फ्लैट नहीं है, किसी के पास ऑफिस नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको रेंट पे करना पड़ता है। कहीं ना कहीं उसका इनकम कम हो जाएगा, क्योंकि उसको रेंट पे करना पड़ेगा। यस, जिसको अपन रेंट पे कर रहा है उसका तो इनकम बढ़ रहा है, नो डाउट। बट क्योंकि मुझे रेंट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने वो प्रॉपर्टी खुद परचेज कर ली है, तो कहीं ना कहीं मैंने अपना रेंट बचाया है ना। और अगर मैं निकालू रेंट बचाया है, तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि मैंने रेंट कमाया भी है। इफ आई डोंट हैव टू पे ₹20,000 पर मंथ टू एनीबडी, तो वो 20,000 रुपए की कमाई भी तो हो गई मेरी। यानी कि रेंट जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है एक्चुअल रेंट, जो कि हम लोग एक्चुअली में पे करते हैं, जिसके पास लैंड होल्डिंग होता है और उसके पास कमाई आता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट। और सेकंड होता है इम्प्यूटेड रेंट। ये होता है रेंट ऑन द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यानी कि क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी खुद से परचेज कर ली है, तो मुझे रेंट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने कहीं ना कहीं रेंट बचाया है, और रेंट बचाना इज ऑल्सो इक्वल टू रेंट कमाना। हेंस इसको अपन इंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो रेंट कैन बी टू टाइप्स: एक्चुअल रेंट एंड इम्प्यूटेड रेंट। बात समझ में आया आपको? एंड व्हाट अबाउट रॉयल्टी? रॉयल्टी का क्या मतलब होता है? वेरी गुड। कोई सबसॉइल्स निकाला, मिनरल निकाला, पत्थर तोड़ा, पत्थर तोड़ के निकाला आपने, ठीक है। इस तरीके का कोई भी सामान के लिए आपको जगह लेना पड़ता है, वहां पे लीज पे करना पड़ता है आपको, और उनकी सरकार जो होता है, गवर्नमेंट होता है। मान लो आपको पत्थर निकाला मेघालय से, अगर आप पत्थर तोड़ के निकाल रहे हो, तो वहां पे मेघालय गवर्नमेंट को आपको रॉयल्टी पे करना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं तो भाड़ा टाइप का ही हो गया। बस खाली उस जगह में रह नहीं रहे हैं या बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम वहां से नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह एक्सट्रैक्ट अगर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रॉयल्टी। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट कैन बी टू टाइप्स: एक्चुअल रेंट पेड एंड इम्प्यूटेड। एंड रॉयल्टी में मैंने ब्रैकेट में लैंग्वेज लिख दिया सब सॉइल्स, ताकि आपको याद रहे कि रॉयल्टी क्या था। ठीक है। पहला पॉइंट लिखेंगे लैंड के अगेंस्ट में रेंट एंड रॉयल्टी। पहला लिखेंगे पॉइंट, पहला पॉइंट लैंड के अगेंस्ट में रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी। बोलो, समझ में आया ये वाला पार्ट?
हो गया, रेंट ऑलरेडी क्लियर। नेक्स्ट आता है, एक था लैंड, दूसरा क्या है आपका लेबर। लेबर को क्या मिलता है मुझे बताइए, वेजेस मिलता है। उसके बेटर वर्ड था कॉम्पेंसेशन ऑफ। हम लोग एम्प्लॉयज को किसी भी तरीके से अगर कॉम्पेंसेट करेंगे, किसी भी तरीके से अगर एम्प्लॉय को कोई भी फॉर्म में पैसे देंगे, बेनिफिट्स देंगे, तो वो सभी के सभी किसके पार्ट बन जाएंगे, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज को हम या लेबर को हम किस तरीके से कॉम्पेंसेट करते हैं, पहला क्या होता है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। तो सीधा बात है, आपको जो सैलरी मिल, वो आपका सैलरी इनकम है या नहीं है। और जब मैं वेजेस एंड सैलरीज इन कैश बोलूंगा तो वो हर टाइप का इनकम आ जाएगा, जैसे आपका बेसिक सैलरी हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया बोनस, अगर आपको कोई मिलता है तो वो भी इसका पार्ट है, सैलरीज एंड वेजेस इन कैश का ही पार्ट है। अगर आपको कोई कमीशन मिलता है, आपने कोई सेल्स किया, सेल्स के अगेंस्ट में कंपनी ने आपको कमीशन दिया, क्योंकि यू हैव सोल्ड 10,000 पीसेस दिस मंथ, तो मैं आपको उसके बदले 1%, 0.2%, 0.1%, जो भी आपका है रेट, उसके हिसाब से अगर कमीशन भी आपको मिलता है तो वो भी किसका पार्ट होता है, सैलरी का ही पार्ट होता है। मतलब अगर आपको सैलरी के जगह में अलग टर्म दिया हुआ है कि बोनस है, कमीशन है, कुछ भी है, तो आप मुझे बताइए क्या किसमें आ जाएगा, मुझे बताइए, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। तो चाहे वो बेसिक सैलरी हो, चाहे वो बोनस हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो अलाउंसेस हो। अलाउंसेस याद है ना आपको, फूड अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, एक मैंने कहा था लास्ट क्लास में डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या था, वो अलाउंस जो आपको दिया जाता है ताकि आप जो इन्फ्लेशन है उसको बीट कर सको, यानी कि जितना देश में इन्फ्लेशन होकर रखा है उतना पोर्शन आपको सैलरी का वो लोग देता है, ताकि आपको नुकसान नहीं, क्योंकि हर साल डेप्रिस सॉरी इन्फ्लेशन की वजह से आपका सैलरी का वैल्यू क्या हो जाएगा। ताकि वैसा ना हो तो गवर्नमेंट बोलता है कि जैसे अगर मान लो 8% का इन्फ्लेशन है, तो मैं सैलरी का 8% जो है आपको दे देता हूं एज अ अलाउंस, उसको अपन बोलते हैं एज डीएनएस अलाउंस। इन सिंपल लैंग्वेज, वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड एवरीथिंग। व्हाट बताइए, बताओ। वेजेस एंड सैलरीज में बेसिक सैलरी भी आएगा, बोनस भी आएगा, कमीशन भी आएगा, अलाउंसेस भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। दूसरा क्या होता है, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। कभी कभार आपको सामान जो है पैसे देकर नहीं, मतलब कैश में नहीं देकर, आपको क्या करते हैं, इन काइंड देते हैं। मान लो कोई कंपनी ने आपको कूपन दे दिया, कि आप कंपनी का कूपन चूज करना पड़ा, मान लो ताज में आप काम करते हो, मतलब आप टाटा ग्रुप में काम करते हो, आपको ताज का वाउचर्स दे दिया कि आप जाइए होटल स्टे करके आइए, कोई दिक्कत नहीं, वाउचर दीजिए, आप रह कर आ जाइए। वो भी टाइप ऑफ सैलरी हुआ ना आपका, बस खाली आपको कैश में नहीं देकर कैसे दे रहा है, इन काइंड दे रहा है। आपके लिए एक जगह देके रख दिया, ठीक है, कि आप रहिए उसमें, ताकि वो आप जो है घर से सामने से आ सके काम में। तो वो सब भी क्या होगा, वेजेस एंड सैलरीज इन। मगर अगर आपको कोई ऐसा चीज दिया गया है जो आपको काम करने के लिए जरूरी है और वो सबको दे रहा है, जैसे गाड़ी आपको दिया, पर्सनली आपको दिया, आपको शॉफर दिया, आपको ड्राइवर दिया, ठीक है, फिर इन दैट केस भैया वो क्या होगा, इन काइंड हो। मगर अगर वो एक्सक्लूसिव नहीं है, मान लो ट्रैवलर लिया हुआ है कंपनी की तरफ से और वो सभी एम्प्लॉयज को ड्रॉप भी करता है, पिक भी करता है, तो आपको कुछ अलग दे रहा है क्या, नहीं, वही वो जरूरी है आपको काम करे, नहीं तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे काम में। तो वो फैसिलिटी नीडेड फॉर वर्क है, वो इन काइंड माना जाता नहीं है। आपने कंपनी ज्वाइन की, आपको कंपनी ने लैपटॉप दिया, सिर्फ आपको मिला या सबको मिलता है, सबको मिल रहा है। काम करने के लिए क्या आपको लैपटॉप चाहिए नहीं चाहिए, तो वो क्या इन काइंड है क्या, नहीं। ऐसा कोई फैसिलिटी है विच इज नेसेसरी फॉर योर वर्क, उसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है, तो उसको अपन यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। तो वेजेस एंड साइन काइंड शुड व्हाट बी, इट शुड बी व्हाट, आपके होना चाहिए खाली, मतलब वो बेनिफिट जो है केवल किसको मिल रहा है, केवल आपको मिल रहा है। बात समझ में आया आपको, बाकी अगर इन जनरल सबको ही मिल रहा है। अब मान लो आप कोई कंपनी में जाते हो, जो आप देखा ना, जो कार्ड वगैरह मिलता है या फिर टैप वाला कार्ड मिलता है, वो सबको ही मिलेगा, वो थोड़ा ना आपको स्पेशली अलग से मिल रहा है। तो मुझे बताइए क्या वो इन काइंड है क्या, नहीं, वो तो भैया फैसिलिटी नेसेसरी फॉर वर्क है, तो उसको अपन इन काइंड मानते नहीं है, ठीक है। फैसिलिटी नीडेड फॉर वर्क इज नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पे मैंने क्रॉस करके रखा, देखा आप लोगों ने, इट इज नॉट इंक्लूडेड। चलेगा बिल्कुल, आज तक मुझे बताइए की बात है यहाँ तक। तो एक तो हो गया वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, दूसरा हो गया वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, तीसरा है क्या, भैया आपके अभी के लिए आपको सैलरी मिल रहा है, अभी के लिए आपको इन काइंड बेनिफिट्स मिल रहा है, बट मेरा फ्यूचर का क्या होगा, फ्यूचर के लिए भी तो कंपनी वाले कुछ बेनिफिट्स देते हैं, जैसे आपके पेंशन में रुपया जमा कर दिया, आपके ग्रेचुइटी के लिए जमा कर दिया रुपया, ठीक है। तो किसने कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर ने, जिसने आपको हायर किया है, उसने अगर कुछ भी अच्छे फ्यूचर के स्कीम्स के लिए, सोशल सिक्योरिटी, भाई आपके लिए, आपने पैसे कमा लिए, आपने शौक पूरे कर दिया, उसके बाद क्या होता है, मेन आपके फ्यूचर के सिक्योरिटी के लिए, आपके सिक्योरिटी के लिए भी अगर एम्प्लॉयर ने कुछ पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं सैलरी के साथ साथ,
तो वो भी किसका पार्ट है मेरा? वो मेरा सैलरी का ही पार्ट माना जाता है। उसको अपन बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू टू व्हाट? सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, एसएसएस, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। एग्जाम्पल हो गया, ग्रेचुइटी में जमा कर दिया पैसा, पीएफ में जमा कर दिया, आपके पेंशन के लिए पैसा डाल दिया कंपनी ने, आपका हेल्थ इंश्योरेंस करवा दिया कंपनी ने। सुनो, किसी और ने कराया या खुद ने कराया तो आएगा। अगर कंपनी ने, कंपनी के एम्प्लॉयर ने अगर आपके लिए पैसे जमा किया इन योर सिक्योरिटी, तो वो किसका पार्ट है? आपका सैलरी का पार्ट है। ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या है मुझे बताइए? थर्ड पार्टी या खुद का कंट्रीब्यूशन अगर हुआ तो वो नहीं आएगा। बात समझ में आया आपको? क्लियर है बढ़िया से यहां तक की बात? और एक एक्सेप्शन और सिखाया था आपको मैंने, जो आपका सैलरी का पार्ट नहीं है, वो है रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, एकदम बढ़िया वाला अभी वाला। ठीक है, आप इसे मान लो थर्सडे फ्राइडे करीबन, ठीक है, मैं इतना अवेलेबल नहीं था अपने ऑफिस में। ठीक है, आपको पता है आजकल जैसे आप लोग आज भी फिजिकल साइन करते हो ना, देखते हो आपको कुछ फॉर्म्स में कुछ आ गया सिग्नेचर होता है। और आपने सुना है क्या जिसके बारे में, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में सुना है आपने? उसमें क्या होता है, पेन ड्राइव तरीके से होता है, अगर किसी ने देखा होगा, अगर बाई चांस किसी ऑफिस में या शॉप में अगर आप देखा होगा, एक पेन ड्राइव जैसा होता है। आपने ना जब साइंस में पढ़ा होगा ना, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, पब्लिक की प्राइवेट की, अगर आपने सुना होगा तो उसी बेसिस में चलता है वो, कि आप जब डालते हो तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो एनक्रिप्ट करता है, फिर डिक्रिप्ट करता है, आगे वाला पार्टी को बोल देता है कि हम आपके बिहाफ में क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। ठीक है, इट इज लाइक अ पेन ड्राइव थिंग, वो आपके बिहाफ में, इट इज लाइक अ डिजिटल साइन फ्रॉम योर पार्ट। ठीक है, चलेगा। अब वो साइन कराने के लिए यू हैव टू बाय अ की एंड ऑल। ठीक है, और आपको पैसे लगाने पड़ते हैं उसमें, यू टू बाय अ की, वो की पैसा लगता है। ठीक है, अब सिंस मैं अवेलेबल नहीं था, तो स्टाफ मेंबर को मैंने बोला कि एक बार आप क्लाइंट से कोऑर्डिनेट कर लो, उसके डॉक्यूमेंट्स को लेके आप जो डिजिटल सिग्नेचर है वो बना लो। ठीक है, उसके रुपए लगे होंगे, मान लो 1500 रुपए लग गया एक आदमी का, एग्जाम्पल। ठीक है, 1500 रुपीज लग गया एक पर्सन का। मैंने उसको बोला आप पे कर देना, मैं जब मंडे को आऊंगा आपके पास में, ठीक है, अपन ऑफिस में आपको मैं पेमेंट कर दूंगा। क्या उसका खर्चा लग गया? मैं क्या करूंगा मंडे को? पे कर दूंगा। क्या उसका इनकम है क्या? नहीं। तो क्या कर रहा हूं मैं? उसका जो खर्चा हो गया था, केवल उसको क्या कर रहा हूं मैं? रिएम्बर्स कर रहा हूं, वो आपकी इनकम होती नहीं है। तो रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। लिख लीजिए, ये लीजिए। लेबर 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 या फिर एम्प्लॉय जो भी है। हाँ, बताओ नीचे आया, वेजेस एंड सैलरीज नीचे कर दो थोड़ा सा, लिखा आप लोगों ने इतना, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, यानी कि किसका कंट्रीब्यूशन खाली? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। बोलो, समझ में आया? कौन सा भाई? एक्सक्लूसिव मतलब लिख के छोड़ दो, आपको समझ में आ जाए। मैंने कहा था ना, इसको लैंग्वेज के लिए यूज नहीं करा, रिवीजन के लिए। आपको पता चलेगा इन काइंड का भी का आएगा जब आपके लिए एक्सक्लूसिव रहेगा। ये एक्सक्लूसिव तो आपका बुक का लैंग्वेज नहीं है, समझेगा बात को? ये एक्सक्लूसिव वर्ड जो है ये आपके बुक का लैंग्वेज नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए दे दिया।
कि वो इन काइंड होगा जो आपको एक्सक्लूसिवली मिल रहा है खाली। अगर वो सबको मिल रहा है, जेनरिक है, आपके काम के लिए जरूरी है, फैसिलिटी फॉर वर्क है, तब वो आएगा नहीं। तो खाली आपके लिए एक्सक्लूसिव है तब वो आएगा। तो ये आपके सिर्फ लैंग्वेज के लिए, मैंने कहा था इसको लैंग्वेज के लिए मत पकड़ो, इसे कॉन्सेप्ट के लिए कि फटाफट 5-10 मिनट में रिवाइज करना है आपको, तो उसके लिए काम आएगा आपको ये। ठीक है, डाउट है क्या, बताओ ना कुछ, कोई डाउट यहाँ पे? सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, लिख लो, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। हाँ कर, ये हो गया क्या, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड हो गया, सबका हो गया। ध्यान, थर्ड पार्टी का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, क्रॉस देना मत भूलना। और रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस नहीं आएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक में ऐसा लगता है कि आप भूल जाओगे, मान लो रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस भूल जाओगे, तो वहां पे अपना एग्जांपल लिख लेना छोटा सा अपने लैंग्वेज, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लो उसको बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। जो टॉपिक अगर आप भूल जाओ, मान लो अपना सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भूल गए, तो उसमें तो मैंने लिखवाई जैसे ग्रेचुटी, पीएफ, आप यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस भी डाल सकते हो अगर आपको इच्छा है तो। ठीक है, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, मान लो ऊपर ट्रैवलिंग का कोई खर्चा हो गया, एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है, तो ट्रैवलिंग मेड टू क्लाइंट फ्रॉम माई ओन पॉकेट एक्सपेंस, वो रिम्बर्समेंट अगर कर दिया, तो एग्जाम्पल आपके ऊपर है, आप लिख के रखो, आपके ऊपर है। बोलो, कोई पूछा था कुछ? प्रोविडेंट फंड, जिस तरीके से क्या होता है आपके सिक्योरिटी के लिए, फ्यूचर में आपको पैसे मिले, उसके लिए 50% जो है, मैं आपको प्राइवेट कंपनी का बता रहा हूँ, 50% जो है अपन कंट्रीब्यूट करता है अपना सैलरी का, जो भी आपका सैलरी है उसके हिसाब से परसेंटेज फिक्स होता है 12% अपना, उसका 50% जो है आप कंट्रीब्यूट करते हो, 50% जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, ताकि आपको फ्यूचर में जब आप रिटायरमेंट लो या जो भी लो, उसके बाद आपको रुपया मिल सके। ठीक है, गवर्नमेंट का स्कीम में जमा होता है ये रुपया। चलेगा, ये पूरा लिख लिया आप लोगों ने? नहीं लिखा, लिखो फटाफट। बोलो, हो गया क्लियर? दो टॉपिक खत्म हो गया अपना, कौन सा, लैंड एंड लेबर वाला पोर्शन। थर्ड क्या था? कैपिटल। कैपिटल वाला को क्या मिलता है? कैपिटल वाला को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ठीक है, सुनो, मैं दो पर्पस के लिए इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। मैंने लैपटॉप परचेज किया लोन लेकर, बट मैं इसको यूज कर रहा हूं अपने पर्सनल पर्पस के लिए। ठीक है, मैं नॉर्मल ईमेल कर रहा हूं, जो भी काम कर रहा हूं, इसमें मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। ओके, और मैंने लैपटॉप लिया अपने फर्म के हिसाब से, या आपको पढ़ाने के लिए मैंने लिया, दो अलग अलग पर्पस है, दोनों ही मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। पहले पर्पस था आपका कौन सा पर्पस? खुद के यूज के लिए, पर्सनल यूज को बोलते हैं कंजम्पशन पर्पस, खुद के यूज को क्या बोलते हैं? कंजम्पशन पर्पस। और दूसरा वाला केस में क्या हो रहा है, मतलब मेरे को इससे कुछ प्रोड्यूस करना है, कैपिटल गुड्स में जो आपने पढ़ा था। ठीक है, मुझे क्या करना है, इससे कुछ प्रोड्यूस करना है, चाहे वो आउटपुट प्रोड्यूस हो, इससे कुछ सामान प्रोड्यूस हो, वो आपके ऊपर है, बट इसके थ्रू मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। अब इंटरेस्ट मैं पे कर सकता हूं फॉर अ कमोडिटी और अ गुड्स यूज फॉर माय कंजम्पशन, या फिर इट कैन ऑल्सो बी फॉर अ, आपके हिसाब से कौन से इंटरेस्ट को मैं कंसिडर करूंगा इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम? समझ में आया? यानी कि अगर मैंने कोई सामान मान लो लोन में लिया है, मैंने इंटरेस्ट पे किया है उस पर, ठीक है, मैंने लोन में लिया, मैंने ब्याज भी पे किया उस पर, इंटरेस्ट पे किया, पर अगर उसका पर्पस जो था ना सामान का, वो अगर पर्सनल पर्पस था, तो उस पर अगर मैंने इंटरेस्ट पे भी किया है, दैट इंटरेस्ट विल नॉट बी कैलकुलेटेड इन द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम। यानी कि अगर मैंने एक गाड़ी खरीदा है, मैंने क्या खरीदा है, एक गाड़ी, अपने पर्सनल पर्पस के लिए घूमना है, मैं उस पर इंटरेस्ट पे करता हूँ या नहीं करता? नॉर्मली प्राय बहुत जन जो है 80% पीपल टेक द कार ऑन लोन, चाहे छोटा अमाउंट या बड़ा अमाउंट, वो तो आपके ऊपर है, उसमें मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, है ना, 9%, 8.5%, 8%, जो भी आपका है वो पे करूंगा। उस इंटरेस्ट को अपन कंसिडर करेंगे इन द नेशनल इनकम? द आंसर इज व्हाट? नो। बात समझ में आया आपको? अगर मैं दिखाऊंगा, हाँ, जिस डीलर से मैंने लिया, जिस डीलर से मैंने लिया, अगर उसका काम है डीलिंग करने का, ठीक है, उसका काम ये गाड़ी बेचने का, उससे तो धंधा है ना, वो जो इंटरेस्ट कमा रहा है वो तो आ जाएगा। समझ में आया? मेरा अगर पर्सनल पर्पस, जैसे मैं आपको कुछ सामान खरीदना था, ठीक है, पर्सनल पर्पस के लिए, और मुझे जैसे ये फोन में बेचना चाहता हूँ, आप बोलोगे भैया एक बार में तो मैं रुपया नहीं दे पाऊंगा, आपको 6 महीने में दे दूंगा, मैं बोलूंगा 6 महीने में अपने पैसे देगा,
तो तुमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये मुझे इंटरेस्ट पे करेगा या नहीं करेगा? बट मेरा पर्पस क्या था? पर्सनल पर्पस है, कुछ थोड़ी ना आगे कुछ बिजनेस करना है मुझे इससे थ्रू, ना इसका कुछ पर्सनल पर्पस था। उस इंटरेस्ट को अपन इंक्लूड। बट अगर कोई धंधा में है, मान लो मैंने मशीन परचेज किया, मशीन जो परचेज किया उसके अगेंस्ट मैंने क्या पे किया? इंटरेस्ट पे किया, तो वो कौन सा पर्पज है? तो वो आएगा या नहीं आएगा? आएगा। बात समझ में आया आपको? क्लियर है? पक्की बात है। और प्रोडक्टिव पर्पस के लिए अगर मैंने इंटरेस्ट पे किया है, वो भी दो टाइप का होता है। एक होता है एक्चुअल इंटरेस्ट, सच में मैंने इंटरेस्ट पे किया सामान को। मैंने जो मशीन था, जो 30 लाख का मशीन था, मैंने उस पर 10 लाख का डाउन पेमेंट किया, 20 लाख का मैंने लोन में लिया और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। वो इंटरेस्ट आएगा ही नहीं आएगा? हाँ, क्योंकि वो किसी का एक्चुअल में इंटरेस्ट कमाई है। या फिर वो 30 लाख का मशीन को मैंने 1 रुपए में भी लोन में नहीं लिया, मैंने पूरा का पूरा पैसा जो है कैश में देके ले लिया, तो कहीं ना कहीं मैंने इंटरेस्ट बचाया या नहीं बचाया? और अगर मैंने इंटरेस्ट को बचा लिया है, तो वो कहीं ना कहीं आपका कमाई है, इनकम है। दैट इज व्हाई दैट imputed interest will be included. That means interest only for one purpose. What is that purpose? Productive purpose. And productive purpose में भी अगर आपने इंटरेस्ट एक्चुअली में पे किया है तो भी वो आ जाएगा, और अगर आपने उसको imputed पर्पस के लिए भी दिखाया है तो भी वो आ जाएगा। अगर हम टेलिंग imputed इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन जब प्रॉपर्टी आपने परचेज किया, आपने इंटरेस्ट अवॉइड कर दिया। ठीक है? इधर कोई कंफ्यूजन तो बताओ, क्योंकि इंटरेस्ट वाला पोर्शन जो है इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। बताइए कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? बोलो, समझ में नहीं आया कोई पॉइंट? पक्का समझ में आ गया? बढ़िया से, प्रेशर में नहीं है, बताइए। आया है सबको अच्छे से समझ में? क्योंकि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। इंप्यूटेड वाला समझ में आ गया ना बढ़िया से? क्योंकि कंफ्यूजन सिर्फ उसी में आएगा, इंप्यूटेड वाला में। वो क्लियर है ना? मतलब सिंपल में इंटरेस्ट अगर मुझे पे नहीं करना पड़ा, ब्याज मुझे अगर पे नहीं करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं मैंने पैसे बचा लिए ना। और पैसे बचाना भी तो पैसा कमाना ही होता है। समझ में आया आपको? ओके। अब अगर मुझे इंटरेस्ट पे कर रहा है गवर्नमेंट, कौन पे कर रहा है? गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रहा है, क्योंकि मेरा कुछ पैसा गवर्नमेंट के पास है। आप लोग काफी बार गवर्नमेंट का स्कीम्स आता है ना, जिसमें गवर्नमेंट बोलता है आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दो, 3 साल बाद हमको एक्स अमाउंट देगा विद इंटरेस्ट। अगर आपने आपके आपका पैसा अगर गवर्नमेंट के पास में किसी भी फॉर्म में, ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको अपन अपने नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में लेंगे नहीं। ठीक है? क्योंकि ये किस टाइप का इनकम है आप बताइए? आपका ट्रांसफर इनकम। एग्जाम्पल बता रहा हूं, वापस सुनो। आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था ऑफ टीडीएस, कि मेरा एक्स्ट्रा टैक्स का पैसा सरकार के पास डिपॉजिट हो गया। मैंने सरकार को पुकार लगाया कि देखो सरकार साहब, आपके हिसाब से आपने 1 लाख रुपए मेरे टैक्स ले लिया है, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 80,000 का टैक्स बनता है, तो आप मुझे प्लीज 30,000 रुपया टैक्स वापस कर दो। सरकार ने बोला ठीक है। वो आपको पता होना, जैसे आप रिटर्न लगाते हो ना, आपको से एक एक्नॉलेजमेंट आता है कि वी कंफर्म, कि ठीक है चलेगा। बाद में गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ चक्कर है, तो वो बाद में चक्कर करेगा। अभी के लिए तो वो मान लिया है कि हाँ, इस एसएससी को 20,000 रुपए वापस मिलना। अब मुझे 20,000 रुपए मिला ही नहीं, मेरे को मिला 9 महीना बाद या 8 महीना बाद या 10 महीना बाद, तो मुझे सिर्फ 20 मिलना चाहिए, साथ में इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। उस इंटरेस्ट को अपन नेशनल इनकम में लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मेरा कौन सा पैसा है? पब्लिक डेथ है ना, गवर्नमेंट के पास एक डेथ है, उसके अगेंस्ट वो मुझे क्या पे कर रहा है? वो मेरा इंक्लूड होगा क्या? मैंने कुछ किया क्या सरकार के लिए? मैंने कोई प्रोडक्टिव सर्विस दिया क्या? तो वो कौन सा इनकम है? बात समझ में आया? तो इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट विल नॉट बी इंक्लूडेड, बिकॉज इट इज द नेचर ऑफ अ। और याद है ना, फर्म में अगर आपस में इंटरेस्ट इंटरेस्ट खेला है, तुम्हें इंटरेस्ट पे करना है, मुझे भी इंटरेस्ट पे करना है, आपस में फिटूस कर लिया, कैंसिल कर लिया, एक्चुअली में तो किसी का इनकम आया ही नहीं, किसी ने इनकम दिया ही नहीं, किसी ने पेमेंट किया ही नहीं, किसी को पेमेंट आया ही नहीं, तो वो इंटरेस्ट को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आया? क्लियर है? बढ़िया से लिखिए। समझ में आया ना? क्योंकि अब इसके अलावा टू बी वेरी फ्रैंक, आपके पास ऐसा कोई टॉपिक ऑफ डिफिकल्टी है ही नहीं, बचा हुआ ही नहीं है। मतलब आपका ऑलमोस्ट, इट्स लाइक ऑलमोस्ट आपका जो डिफिकल्ट पोर्शन था वो आपने कर लिया, जो कि इंटरेस्ट था। अब इसमें आपको समझ में आ रहा है, इतना कुछ सब टॉपिक्स है ना इसमें, कॉन्सेप्ट्स है, कि आपको
rather than focusing on the sums portion in income method. आपको नीचे कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है इनकम मेथड का, क्योंकि सम्स तो इजी है ना, 5 चीज है, पांचों को ऐड करो, काम खत्म। कुछ एक दो क्वेश्चन है तो थोड़ा सा अलग है, जिसमें क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया वो लोग, वो बताऊंगा अभी आगे जाके। जोर से बोल। इम्प्यूटेड इंटरेस्ट यानी कि मैंने कोई सामान को ब्याज में नहीं लेकर पूरे पैसे देकर ले लिए, तो अगर मैं उसको नहीं लेता तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना। मान लो गाड़ी है 10 लाख रुपए का, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट ऑन लोन, मैंने पूरा का पूरा जो है पैसा दे के गाड़ी खरीद लिया, मैंने इंटरेस्ट बचा लिया, मुझे हर महीने इंटरेस्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने इंटरेस्ट जो बचाया है वो कहीं ना कहीं मेरा कमाई हो गया, क्योंकि उस पैसे को तुमने कहीं डाल के रखा हो तो जहां तुम्हें ब्याज कमाता ना, ठीक है, तुमने कहीं ना कहीं उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बचा लिया अपना, तो इसलिए वो इंटरेस्ट को अपन इंक्लूड करते हैं। नीचे कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये हो गया क्या यहाँ तक? सिंपल, अगर मैंने कोई कंजम्पशन पर्पस के लिए अगर कोई सामान इंटरेस्ट में दिया, आई टू पे इंटरेस्ट ऑन अ प्रोडक्ट विच इज यूज फॉर अ कंजम्पशन पर्पस, दैट मींस इट इज माय पर्सनल पर्पस ओनली, इट इज माय यूज, इन दैट केस इंटरेस्ट अगर मैंने पे किया तो वो इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। बट अगर मेरा कोई प्रोडक्टिव पर्पस है, मैंने कोई मशीन परचेज किया, ऐसा कोई चीज जिससे मैं आगे जाके और आउटपुट प्रोड्यूस करूंगा, देन इट इज इंक्लूडेड। यू लुक कंफ्यूज्ड, व्हाट हैपेंड? पक्का बोलो। बस आपस में क्या किया, तुमको 10 लाख रुपए देना है, मुझे 15 लाख रुपए तुमको देना है, आपस में जो हम लोग एक्चुअली में तुम 5 लाख रुपए जो पे करें तो बात है वो तो आएगा ही, बस 10-10 जो आपस में सेटल कर लिया अपन ने उसको अपन इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि उसमें एक्चुअली में तुम्हारा ना इनकम हो रहा है ना मेरा पेमेंट हो रहा है, ना मेरा पेमेंट हो तुम्हारा इनकम, तो ऐसे तो हम लोग कट ऑफ हो गया ना, वो चीज है। इट इज जस्ट लाइक कि अगर मैंने अपना एक अकाउंट से पैसा, मान लो मेरा एक्सिस का निकाल के मैंने यस बैंक में डाल दिया, तो पैसा तो वही है ना भाई, बस यहां से कटा वहां पे आ गया, तो इनकम तो वही है, ऐसा तो कोई इनकम है ही नहीं, मुझे इसको इंटरेस्ट पे करना है, इसको मुझे करना है, तो किसी का एक्चुअल में कोई इनकम और पेमेंट तो हो ही नहीं रहा है, पैसा तो उतना ही है, 10 लाख रुपए इसको मिलेगा तो भी नेशनल इनकम में ऐड होगा, जो ये पे किया उतना माइनस हो जाएगा, तो नेट ऑफ में क्या हुआ, जीरो, ही तो इफेक्ट हुआ ना, इसलिए इंक्लूड ही मत करो बोल रहा है। बोलो, और क्या पूछा था कोई? भाया, साउथ दिल्ली, बोलो। हाँ, मेरा अगर पैसा गवर्नमेंट के पास है, मैं कौन हो गया, जनता है ना अपन, तुम लोग का पैसा, अपना पैसा अगर गवर्नमेंट के पास है तो अपन पब्लिक है, तो मेरा पैसा तो मेरे पास रहना चाहिए ना, वो अगर किसी और के पास है तो उसके लिए क्या होगा, वो लोन है, उस लोन को इंग्लिश में क्या बोल देता है, लोन भी इंग्लिश वर्ड ही है, सॉरी बेवकूफ, ठीक है, लोन को और क्या वर्ड है, डेट। तो पब्लिक के ऊपर अगर कोई, पब्लिक का पैसा अगर गवर्नमेंट के पास में है और गवर्नमेंट उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है आपको, तो वो इंटरेस्ट जो है अपन इंक्लूड इसलिए नहीं करता बिकॉज आपने कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दिया उस इंटरेस्ट का कमाई के लिए। बात समझ में आया आपको? और बोलो कुछ। अरे बोल, पक्का आगे बढ़ सकता है? ओके, अब याद करो मैंने पिछला क्लास में आप लोगों को कहा था कि कुछ फ्रीलांसर्स हो सकता है, कोई ग्राफिक डिजाइनर हो गया, कोई ड्राइंग करने वाला हो गया, या फिर कोई केक बना रहा है, फ्रीलांसर्स हो गया, फ्रीलांसर भी तो पैसा कमाएगा, प्रॉफिट्स कमाएगा, ठीक है। और मैंने कहा था कि ये जो प्रॉफिट्स आप कमा रहे हो एज अ फ्रीलांसर, जो इनकम कमा रहे हो वो इनमें नहीं फॉल कर रहा है, हेंस उसको एक पांचवा कैटेगरी में डालेंगे, जो कि है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है कि भैया वो जो इनकम वो कमा रहा है, जो प्रॉफिट्स वो कमा रहा है, मान लो कोई पान का शॉप है, ठीक है, शनि मंदिर बगल वाला पान शॉप, ठीक ठाक तो पैसे कमा ही रहा है, ठीक ठाक से कुछ ज्यादा ही कमा रहा है, तो उसका इनकम भी तो कहीं ना कहीं इंक्लूड होना चाहिए ना। आप बोलोगे भैया रेंट पे तो फॉल नहीं हो रहा, सैलरी भी फॉल नहीं हो रहा, सब कुछ नहीं फॉल, पर वो दिमाग में ये आ रहा है कि भैया वो प्रॉफिट्स में तो आ सकता है, आप उसको मिक्स इनकम में क्यों डाल के रखा है, आप उसको मिक्स इनकम में डाल के क्यों रखा है, प्रॉफिट्स में तो डाला नहीं है आपने, प्रॉफिट्स में भी तो आ सकता है, सही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर अर्निंग व्हाट, प्रॉफिट्स, तो भैया उनको अपन प्रॉफिट्स में क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा है, फेयर क्वेश्चन, सही बात है, पिछला क्लास में इसलिए रेज नहीं की क्योंकि प्रॉफिट्स डिस्कस नहीं किया था आपके साथ में, ठीक है, बट इन जनरल अगर मैं बताऊं तो किसमें आ जाएगा, प्रॉफिट्स में आ सकता है क्या, आ सकता है, बट समझो ये प्रॉफिट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, दीज आर नॉट प्रॉफिट्स ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस, सर इसका ये क्या हाई फाई वर्ड यूज कर दिया, प्रॉफिट, जैसे अगर आपने अकाउंट्स में भी क्या क्या पढ़ा, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न अगर आपको आज शुरू करना है तो आपको कोई इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है क्या, कोई फॉर्म ऑफ लीगल एंटिटी ऐसा कुछ करना है कि ये आज से शुरू कर सकता है, पार्टनरशिप, अभी बात किया, तुमको ब्लैक पसंद है, तुमको भी ब्लैक पसंद है, पार्टनरशिप शुरू कर सकता है, नहीं कर सकता है, कर सकता है भाई, क्या दिक्कत है,
तेरे को आइसक्रीम पसंद है, इसको भी आइसक्रीम पसंद है, चल आइसक्रीम में काम करते हैं, क्या सकता है, पार्टनरशिप शुरू हो गया, वर्बल। सुनो ना, पार्टनरशिप कैन बी वर्बल ऑल्सो। बट अगर कंपनी खोलना है तो ऐसे कर सकता है क्या, चले कंपनी खोलता है, आज कंपनी खोलेगा भाई। बोलो, क्या बोला, बताओ बताओ बताओ। डीड इज नॉट कंपल्सरी, पॉइंट इज नॉट कंपल्सरी इन जनरल, यू कैन मेक, इट इज बेटर दैट यू मेक, बट इफ इट इज नॉट मेड ऑल्सो, दोस्त के बीच में, ट्रस्ट के बीच में चल रहा है तो चल सकता है, वो दिक्कत नहीं है। मगर अगर बात करो आप, अगर आप बात करो कंपनी की, तो क्या कंपनी अपन ऐसे खोल सकता है क्या? नहीं, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा आपको, कंपनी का नाम अप्रूवल लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा मैं कंपनी खोल रहा है, गवर्नमेंट आपको एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देगा, कंपनी आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। एंड हेंस आपने सुना होगा कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी, यानी उसके मालिक अलग है और अलग है, सही बात है। सिमिलरली फॉर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इस तरह कंपनीज, कंपनीज प्रॉफिट्स कमाएगा या नहीं कमाएगा, मुझे बताइए आप लोग। ये उन प्रॉफिट्स के बारे में बात कर रहा है, नॉट द जनरल प्रॉफिट्स दैट एवरीबॉडी अर्न्स। ये कौन से प्रॉफिट का बात कर रहा है, जो कि कंपनीज, एलएलपी सुना आपने, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इस तरीके के एंटिटी जो पैसे कमा रहे हैं, वो किस में आएगा, इसमें आएगा। अब जब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रॉफिट कमाएगा, तो उस प्रॉफिट को इंक्लूड करेगा क्या यहाँ पे, यस। तो जब रिलायंस मान लो 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, बराबर, अब वो 1,000 करोड़ का जो प्रॉफिट कमाया रिलायंस ने, उसमें से वो क्या करेगा मुझे बताइए, वो 1,000 करोड़ का क्या करेगा वो, वेरी गुड, सैलरी दे दिया ना, सैलरी के बाद प्रॉफिट का मतलब, आई एम टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट, व्हाट इज लेफ्ट लास्ट में जाके, वेरी गुड। किसी ने कहा डिविडेंड बांटेगा, क्योंकि कंपनी का मालिक कौन है, अबे अंबानी आर ऑल्सो शेयर होल्डर्स, ठीक है, इस तरीके से मालिक आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मान लो मेरे पास शेयर्स है, तो मेरे को शेयर्स जो है रिलायंस का, उसके अगेंस्ट डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डिविडेंड कंपनी किससे बांटेगा, प्रॉफिट। तो मान लो अगर 1,000 करोड़ है, उसमें से क्या बोला, 300 करोड़ रुपया जो है वो एज अ डिविडेंड बांट दिया कि देखो आपने मेरे पर भरोसा किया, आपने मुझे पैसे दिए, ठीक है, तो उस पैसे के अगेंस्ट ये लीजिए आपको बेनिफिट, ठीक है, चलेगा। उसके अलावा क्या होगा, 300 करोड़ या 400 करोड़ तो गए, अब बताओ, कुछ पैसा वो अपने पास भी रखेगा, क्योंकि कंपनी अलग है ना, रिलायंस अलग है। आज मान लो रिलायंस के ऊपर कोई केस हुआ, डज दैट मीन कि अंबानी के ऊपर भी केस हुआ है, नहीं, रिलायंस अलग है भाई, अंबानी अलग है। अब दिमाग में लोगों का ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पॉडकास्ट तो सबने देख लिया है ना, विजय माल्या वाला। अब आप बोलेगे भैया एक बात बताइए, किंग फिशर तो अलग कंपनी था, सेपरेट एंटिटी था, वेरी गुड, तो फिर माल्या के ऊपर केस क्यों हुआ, केस तो किंग फिशर के ऊपर होना चाहिए था, तो माल्या क्यों पकड़ा गया, उसको क्यों चोर बोल रहे हैं, यस, क्योंकि वो गारंटर था। आप जब लोन लेते हो तो आपको गारंटर अगर आप बन गए हो, तो वो गारंटर के तहत आपको जो है वो लोग ले रहे हैं, जितने की गारंटी उसने दी है ना, उतना ही वो सीज कराएगा। आप देखोगे अभी भी उसके पास पैसे हैं, बिकॉज जितने की उसने गारंटी दी है, जिस चीज की उसने गारंटी दी है, उतना ही बैंक जो है उससे ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता, जो उसकी गारंटी में, जो उसकी गारंटी के पोर्टफोलियो में नहीं गिर रहा था, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, प्रॉफिट्स कमाया, कुछ जो है बिजनेस अपने पास रखता है ताकि वो आगे बिजनेस कर सके, उस इनकम को बोलता है रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलते हैं, आपने रिजर्व एंड सरप्लस सुना है, सुना है ना, जब आप लोग आगे जाके बुक नंबर 3 करोगे ना अकाउंट्स में, कंपनीज के बारे में, तो वहां शेड्यूल 3 पढ़ोगे आप लोग, शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दिया हुआ है, वहां भी लिखा हुआ रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस बोल के, रिटेन अर्निंग्स वगैरह वहां मिल जाएगा, ठीक है। अब जब आपने 1,000 करोड़ कमाया, तो दौड़ते दौड़ते एक और लोग आया, कौन आएगा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोला अरे मुबारक हो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो हाँ बोला, हाँ हाँ प्रॉफिट तो हुआ है, हाँ आइए आइए बैठिए बैठिए, बोलता दीजिए, बोला क्या दे, टैक्स दीजिए, बोलता अरे ऐसे कैसे टैक्स ले रहे हैं, हमसे तो टैक्स ले रहे हैं ना, इंडिविजुअल जो है उससे टैक्स ले रहे हैं, इनकम टैक्स ले रहे हैं आप, हम पैसा कमाएंगे तो हमको टैक्स देंगे, बोलते नहीं नहीं, वो तो आपका टैक्स हो गया ना, वो कंपनी का टैक्स है, नहीं नहीं कंपनी को अलग से टैक्स देना है, क्यों, क्योंकि कंपनी ने कमाई किया है, तो ये क्या बात हुआ, हमसे भी इनकम टैक्स ले रहे हैं, कंपनी से भी इनकम टैक्स ले रहे हैं, तो गलत बात है, बोलते ना 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 यही है, चलिए आपके लिए एक अच्छा काम करते हैं, हम लेंगे आपसे क्या, लेंगे तो सही आपका, जैसे आपका लेता है लोग बाग, ठीक है, लेंगे क्या लेंगे, क्या लेंगे आश्चित, टैक्स, इनकम टैक्स तो लेंगे ही, गवर्नमेंट साहब आपसे, आपको टर्म बोलते हैं इनकम टैक्स,
और कंपनी को बोला बोला रीब्रांडेड कॉर्पोरेट टैक्स, है तो वो इनकम टैक्स ही। अब यहाँ पे कुछ नादान परिंदे को लगता है कि वाह काम हो गया, क्यों भैया इनकम टैक्स पे कर दे तो जीएसटी पे करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अबे बेशरम, वो तो देना ही है, इनडायरेक्ट टैक्स तो देना ही है आपको, साथ में क्या पे करना पड़ेगा आपको, कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जैसे ही 1,000 करोड़ आपने कमाया ना, डिविडेंड बांटो बाद में, पहले कौन आएगा, 30%। ठीक है, मिनिमम बोल रहा है, उसके बाद सेस सेस लगेगा अलग, 30% स्लैब फ्लैट। अगर आप नया कंपनी है तो 25 लगता है आपका, क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हो, अदरवाइज 30। पार्टनरशिप फॉर्म में कितना लगता है, पार्टनरशिप फॉर्म में 30% फ्लैट। ठीक है, चलेगा, क्लियर है। अब यहीं पर रखिएगा, क्योंकि पिछला क्लास वाला जो था ना, जो सड़ा वाला बैच था, इसको इतना डिटेल में लिया है डिटेल्स, कि फिर भैया जब हमको पास डिविडेंड आएगा उसका क्या होगा, उसमें का फिर से टैक्स करना पड़ेगा। पूछा है पूरा बढ़िया से वो लोग, तो उसको अवॉइड करते हैं अभी, ठीक है। बताओ, डिविडेंड में डिविडेंड बांटेंगे, फिर कुछ टैक्स ले लेगा और कुछ रिटेन अर्निंग्स। कॉर्पोरेट टैक्स को क्या बोलते हैं प्यार से, इनकम टैक्स। डिविडेंड को अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्योंकि जो मेरे पास प्रॉफिट्स आया उसको मैंने क्या कर दिया, और कुछ मैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखता हूं, मैं डिस्ट्रीब्यूट, इसको अपन रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं या फिर रिजर्व एंड सरप्लस भी बोलते हैं। समझ में आया, प्रॉफिट से 3 बच्चा लिख लो। ये ले, उसको पेन बैठ दे, पीछे पीछे, लास्ट सेकंड बेंच। मिल गया क्या पेन, बस मिल रहेगा, ये ले लो, शायद जल्दी पहुंच जाएगा। मिल गया, दे 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 दे, वापस दे दे। वैसे तो मेरा नहीं है, बट फिर भी रख देता, क्या पता किसी का काम आ जाए। स्केल भी है बताना हमको, हाँ। ओपी, क्या बात है, पेंसिल विद इरेजर, हाइलाइटर यार, हाइलाइटर तो नहीं है, मारता रहो किसी का, कोई ना कोई तो भूल के जाएगा ही। और क्या है, नीचे पेन है, कॉफी पीना तो कॉफी का पैकेट है। कोई नेस्कैफे पीता है तो इतना ही है रे, बाकी सामान लेके एक चॉकलेट का पैकेट था, लेके चला गया। बोलो रे, हो गया, नहीं हुआ? ये आरएनएस है, हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस। फ्रेंच लग रहा होगा बट ठीक है, लिख लिया। कोई कॉल, दादा भाई दोस्त, रन, लिखो लिखो जल्दी लिखो। क्या बात है, बड़ा स्माइल हो के मैसेज हो रहा है। क्लास के बाद का प्रोग्राम बन रहा है, डेट शेट में जाने का प्लान हो रहा है। ट्यूशन के बाद चला रहा ना, ऐसा क्यों ट्यूशन कर रहा तुम, दो ट्यूशन। तुम क्या खुश हो रहा है, चलो मेरे बड़े, लास्ट टॉपिक, जो किसी में नहीं फॉल करेगा वो किस में फॉल करेगा, फिक्स इनकम में फॉल करेगा। सही, नया नहीं है। आइए इसके ऊपर आप मुझे बताएं कि इंग्लिश
लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है इंग्लिश, इसलिए सीबीएसई मिक्स्ड इनकम के ऊपर अलग से पूछता है, स्टेट अबाउट मिक्स्ड इनकम। ठीक है, ये कभी कभार जो है आपका 2 मार्क के लिए आ सकता है। कितना मार्क के लिए? 2 मार्क। इसमें क्या क्या था, देखो नंबर 1, इनकम जनरेटेड बाय ओन, खुद का जो धंधा होता है, जैसे आपको कोई पान दुकान है, ठीक है, हाँ हो सकता है ना, कोई रिटेल ट्रेडर हो गया, जिसका अगर प्रॉपर्ली से डिविडेंड डिविडेंड नहीं बढ़ता है ना, वो लोग भी तो प्रॉफिट कमाता है, वो लोग भी तो इनकम कमाता है, उन सबका इनकम का अपन कहाँ डालते हैं? एज मिक्स इनकम। ओन अकाउंट वर्कर्स, फार्मर्स, बार्बर्स, जो काटता है ना, अरे फिर उनको कहाँ डालेंगे अपन? एज मिक्स इनकम में। फिर अन इनकॉर्पोरेट, आपको याद है ना, प्रॉफिट्स किसका अपन डाला था? इनकॉर्पोरेट का, जैसे कंपनी वगैरह, जितने भी अन इनकॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस है, जैसे रिटेल ट्रेडर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स, उन सबका इनकम कहाँ डालते हैं अपन? एज मिक्स इनकम। ठीक है, तो ओन अकाउंट वर्कर्स, unincorporated enterprises, it arises from the productive service of self-employed person, जैसे एग्जांपल हो गया फ्रीलांसर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, वो लोग खुद का धंधा कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड, whose income includes wages, rent, interest and profits, and these elements cannot be separated। यानी कि लगता तो सबका ही है, मेरा भी रेंट लग रहा है, कुछ लोग सैलरी वैलरी जा रहा है, बट हम अलग अलग अकाउंटिंग नहीं करता है, हम इतना माथा नहीं लगाता है, हम लास्ट में इतना मेरे पास पैसा कितना आया, वो सबका इनकम कहाँ आएगा? मिक्स इनकम। बात समझ में आया आपको? तो मिक्स इनकम वाला जो पोर्शन आपको दिया हुआ है, उसमें लिख लीजिए एक बार के लिए, क्या क्या था मुझे बताइए। एक था ओन अकाउंट वर्कर्स, ठीक है, उसके अलावा क्या था? अन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी। ओन अकाउंट वर्कर्स में क्या क्या आ जाएगा? बार्बर आ जाएगा, पान दुकान वाला शॉप इसमें आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, रिटेल ट्रेडर्स वगैरह में, हाँ ये इसमें आ जाएगा। एंड थर्ड क्या था मुझे बताइए? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है, इनकर रेंट प्रॉफिट्स, इनकर नहीं, सॉरी सॉरी, रेंट हो गया, फिर सैलरी हो गया, एक्सेट्रा, बट कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये एंटरप्राइज है, ईएनटी माने एंटरप्राइज, एम्प्लॉयड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। कौन सा भाई? इनकर्ड, इनकर्ड, अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस से रिटेल ट्रेडर्स वगैरह हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। क्लियर है? ये इनकम जो आपने देखा, ये पांचों इनकम जो आपने देखा, ये आप कहाँ कमा रहे हो? देश के अंदर कमा रहे हो ना सारा इनकम, चाहे रेंट हो, चाहे सैलरी, चाहे वेजेस हो, सब कुछ भी कहाँ कमा रहे हो? देश के अंदर। तो ये सारे इनकम को अगर मैंने ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? इन सबको अगर मैंने ऐड कर दिया, आई विल नॉट गेट नेशनल इनकम, आई विल गेट द इनकम विच आई हैव अर्नड इन द कंट्री। उसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। बहुत बढ़िया। इन पांचों एलिमेंट्स को अगर अपन जोड़ देंगे, तो अपन मिलेगा, जो कि क्या है? और इसमें मैं क्या करूं? ऐड करूंगा किसको? से मुझे क्या मिलेगा? समझ में आया क्या? क्लियर है? बोलो डन। एक छोटा सा टर्म डाल रहे हैं खाली लास्ट में, ठीक है, क्या उससे सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा? देन वी कैन ऑलमोस्ट कंक्लूड द इनकम मेथड वाला पोर्शन। एक छोटा सा टर्म है खाली, ठीक है, आपको सुनना है, ध्यान से लिखिए सब कुछ। हो गया सबका लिखना? डन। हमको सिर्फ 1 मिनट का समय चाहिए बस आप लोग से अब, और
रेडी? किसे लिखना बाकी है क्या? लिख तो रहा है कोई कोई लोग, हम देख रहे हैं अभी। ये बोल रहे हैं क्या? ये लो ना, ये मिक्स इनकम का पोर्शन है। कौन सा भाई? हाँ, मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान होता है, ये छोटे ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, उनका खर्चा तो होता ही ना, सैलरी लगता है, उनका रेंट तो लगता है, थोड़ा अलग नहीं करता, हिसाब नहीं रखता भाई कितना पैसा आया, वो देखता है। समझ में आया क्या? वो इतना माथा लगाते नहीं कि कितना रेंट पे किया, क्या किया, इतना हिसाब नहीं रखता है, मतलब कि भाई कितना धंधा आया, कितना पैसा आया, वो चीज है। बुक्स मेंटेन नहीं करता है प्रॉपर ये लोग, तो क्या मोटा मोटी इतना खर्चा होता है, आइडिया है कि इतना रेंट जा रहा है, इतना सैलरी जा रहा है, इतना अपना सामान का खर्चा है, बट दे आर मोर कंसर्न कि अपन प्रॉफिट में या नहीं, अपने पास कैश कितना आ रहा है हाथ में, वो चीज है। समझ में आया? चलेगा? ध्यान यहाँ तक। अब सुनना, एक आपको ना कभी कभार इनकम मेथड में ही एक और आपको टर्म दे देगा लोग, टर्म का नाम है ऑपरेटिंग सरप्लस। टर्म क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस। कुछ नहीं है, ये कुछ ऊपर जो 5 कंपोनेंट्स आपने पढ़ा है ना, उसमें से कुछ कंपोनेंट्स को ऐड करके ये टर्म है। टर्म का नाम क्या बोला मैंने? अब सुनना, मैं आपको बुक पे दिखा रहा हूं, ठीक है ना? ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू व्हाट? रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस, मतलब ये तीन चीज है ना, रेंट एंड रॉयल्टी साथ में बोलता है आप लोग, सही बात है या नहीं है? रेंट एंड रॉयल्टी साथ में बोलता है नहीं बोलता है? तो रेंट एंड रॉयल्टी लिखना नहीं है, लिखना नहीं, रुक जा देवी रुक जा, ठीक है? रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स को ऐड करके क्या मिलता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। अब मुझे बताओ आपका टारगेट क्या होगा जब आपको एग्जाम में पूछेगा निकालने के लिए, तो आपको नेशनल इनकम निकालना है या ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने बोलेगा? खाली बोलो तो वी कैन आस्क यू टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस आल्सो, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट आवर मेन पर्पस इज व्हाट? टू कैलकुलेट। उससे बेटर अगर आपके क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, तो वो दिमाग में रखो ना जो कि नहीं है इसमें। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या दिया हुआ है? रेंट एंड रॉयल्टी दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया, इसमें क्या नहीं है? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड, तो अगर मैंने ऑपरेटिंग सरप्लस के साथ सीओई और फिक्स इनकम को ऐड कर दिया, आई विल गेट व्हाट? एनडीपी एंड एफसी। उसके बाद क्या करूंगा मैं? नफिया ऐड करूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा? क्लियर है क्या? तो आप एक्सक्लूजन देखो कि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या नहीं है, दैट विल बिकम मच मोर इजी। दो तरीके से, अगर जो आपको याद क्या करना है जो नहीं है ऑपरेटिंग सरप्लस में, ठीक है? अगर आपको बाय चांस ऑपरेटिंग सरप्लस में निकालने बोला तब भी याद रहेगा आपको, इसमें क्या नहीं है, क्या नहीं है इसमें? सीओई नहीं है, मिक्स इनकम नहीं है। तो उससे आपको ये भी याद रहेगा कि मिक्स इनकम में क्या क्या है, और अगर बाई चांस निकालने बोलेगा तो वो भी निकाल पाओगे आप। समझ में आया? तो लिखेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस क्या? सीओई प्लस विल ऑल्सो गिव मी व्हाट? इससे मैं क्या ऐड करूं? से मुझे क्या मिलेगा? फॉर योर क्लैरिटी, ऑपरेटिंग सरप्लस जो है उसमें तीन चीज आता है, क्या क्या आता है? बस मिक्स इनकम का इनकम मेथड का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर, खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रिकॉशंस है, बट प्रिकॉशंस अपन इनकम मेथड का पार्ट नहीं बोलेंगे, मतलब एक अलग ही टॉपिक हो गया पूरा, ठीक है? इनकम मेथड में यही कॉन्सेप्ट है आपका। जिस तरीके से आपके लिए इनकम मेथड चार्ट बनवाया है मैंने आपको, इन द कमिंग क्लास अपन लोग एक्सपेंडिचर मेथड का भी बना के देंगे आपको, ठीक है? ताकि आपको तीनों मेथड जो है चार्ट आपका बना रहे कॉपी में, ठीक है? क्लियर है बढ़िया से? वेलकम।